स्टूडेंट, वेलकम टू जॉन टेक डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज। आज हम यहाँ पर एक नया इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं। जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी मेज़रमेंट की, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ मेज़रमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि मेज़रमेंट कैसे करते हैं हम, कितने टाइप्स के मेज़रमेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर देन हम धीरे धीरे करके हमने ये पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ा जिसका नाम क्या था, पीएमएमसी। देन हमने क्या पढ़ा है, ईडीएम टाइप वॉटमीटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया इंस्ट्रूमेंट और जिसका नाम है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ इस तरह से होता है। मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी आपके 2 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला जो टाइप है मैं दिखा रहा हूँ वो है आपका एट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, एट्रैक्शन टाइप। और अगर सेकंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो होता है आपका रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जब अभी हमने जब पीएमएमसी पढ़ा था तो पीएमएमसी में मेरी जो मूव कर रही थी वो कॉइल थी। क्या थी कि जो पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट है, जब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि हमारी जो कॉइल है वो मूव करती है। ऐसे ही जब हमने ईडीएम टाइप वॉटमीटर पढ़ा उसमें भी हमारी कॉइल क्या कर रही थी, मूव। लेकिन क्या डिफरेंस था कि जो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसमें मेरी जो मैग्नेट है वो क्या थी, परमानेंट। अगर हम पीएमएमसी की हम बात करें, पीएमएमसी में हम क्या यूज कर रहे थे, परमानेंट मैग्नेट। ईएमएमसी में, या फिर क्या बोल दें इसको हम, ईडीएम, इसमें भी हमने क्या यूज की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ईएम। इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रो मैग्नेट। अब हम जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें हमने देखा कि इसमें भी मेरी जो कॉइल है, कॉइल मूवेबल थी, और ईएमएमसी और ईडीएम इसमें भी मेरी कॉइल मूवेबल थी। अब हम मूविंग आयरन की बात कर रहे हैं। सिंपल सा इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो है आपकी आयरन जो डिस्क है वो मूव करेगी। अब आयरन जो डिस्क होगी आपकी वो क्या होगी, आपकी मूवेबल। तो सबसे पहले हमें ये डिफरेंस समझना होगा कि जो पीएमएमसी है उसमें मेरी क्या मूव करती थी, कॉइल मूव की थी। ऐसे ईएमएमसी और ईडीएम की अगर हम बात करें तो वहां पे भी मेरी जो कॉइल है वो मूव कर रही थी। यहाँ पर जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, अब यहाँ पर जो मेरी डिस्क है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। पीएमएमसी में जो मैंने मैग्नेट यूज की थी वो क्या थी, मेरी परमानेंट मैग्नेट। और जो ईएमएमसी है और जो ईडीएम है उसमें मेरी जो मैग्नेट है वो कौन सी है, इलेक्ट्रो मैग्नेट। ऐसे ही अगर मैं मूविंग आयरन की बात करूं, किसकी बात करूं, मूविंग आयरन की, तो मूविंग आयरन में भी जो मेरी मैग्नेट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, इसके मूविंग आयरन के अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें तो यहां पर हमने एक कॉइल यूज किया है। क्या हमने एक कॉइल यूज किया है, ये मेरी क्या है, कॉइल है, जो कि कौन सी कॉइल है, मेरी फिक्स है या मूव। तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल मेरी कौन सी कॉइल होती है, फिक्स्ड कॉइल। कौन सी कॉइल होती है मेरी, ये फिक्स्ड कॉइल। ये जो है मेरी कौन सी होती है, फिक्स्ड कॉइल। इसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स्ड कॉइल। तो ये मेरा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसका कुछ इस तरह से डायग्राम है, जिसमें मैंने एक कॉइल यूज की है जो कि मेरी क्या है, फिक्स है। अब ये जो फिक्स कॉइल है ये मेरा कौन सा है, ये मेरी है एयर डैम्पिंग चैम्बर। ये मेरा चैम्बर है और ये टोटल जो डायग्राम है यहां तक, ये कौन सा डायग्राम हो गया मेरा, कौन सी डैम्पिंग का हो गया, एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग।
ये कौन सा हो गया इसमें, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। यहाँ पे आपको एक और डैम्पिंग दिख रही होगी, मैंने बताया था आपको, सॉरी, यहाँ ये हो गया आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अब यहाँ अगर हम कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें, किसकी बात करें, कंट्रोलिंग टॉर्क की, तो यहाँ पर मुझे पता है कि मैं अगर डायग्राम में देखूँ तो एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क मुझे ये दिख रहा है, एक तो कंट्रोल वेट, तो ये हो गया आपका, और ये कौन सा हो गया, बैलेंस वेट। जब कंट्रोल वेट और बैलेंस वेट आते हैं तो ये कौन सी डैम्पिंग कहलाती है आपकी, ये कौन सी डैम्पिंग, कौन सी कंट्रोलिंग कहलाती है आपकी, ग्रेविटी, ये जो है आपकी ग्रेविटी कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क, यही कहलाता है आपका ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क। और एक और यहां पर जो टॉर्क यूज किया जाता है और वो कहलाता है आपका स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क, जो कि किस पे लगा रहता है, यहां पर ये एक पॉइंटर होता है आपका, और यहां पे आपकी क्या लगी रहती है, एक स्प्रिंग, और यहां पर ये जो टॉर्क है वो क्या कहलाता है आपका, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क। तो हमने देखा ये मेरा क्या हो गया, पॉइंटर, ये सॉरी ये मेरा क्या हो गया, स्केल, और ये क्या है मेरा पॉइंटर, ये मेरी क्या हो गई, फिक्स कॉइल। ये हो गया मेरा क्या, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। यहाँ पर मेरी एक स्प्रिंग भी, तो यहाँ पर हम दो कंट्रोलिंग टॉर्क लेते हैं। अगर मेरा एमआई इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली अरेंजमेंट है, क्या है, वर्टिकली अरेंजमेंट है, तो मैं कौन सा यूज करूंगा वहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क, ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क। 99% जो आप कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हो वो आपका होता है स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क। तो बेसिकली हम जो कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क। 1% हम क्या यूज करते हैं, ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क। और ये किस कंडीशन में करते हैं, कि जब मेरा एमआई जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्टिकली अरेंजमेंट हो। तो इस तरह से मेरी कुछ कंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें अगर हम देखें तो हमें पता चल गया कि जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो डैम्पिंग यूज की जाती है वो कौन सी यूज की जाती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो डैम्पिंग है वो कौन सी होती है आपकी, एयर कौन सी होती है आपकी, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अगर हम बात करें किसकी, कंट्रोलिंग टॉर्क की, किसकी बात करें हम, कंट्रोलिंग टॉर्क की, तो कंट्रोलिंग जो टॉर्क है हमारा वो दो कंट्रोलिंग टॉर्क है मेरे। एक तो मेरा कौन सा दे रखा है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क और ग्रेविटी। और ग्रेविटी कंट्रोलिंग जो टॉर्क है वो कब यूज करते हैं, यूज व्हेन एमआई अरेंज at vertical position, vertical पोजीशन। तो मेरा जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है, तो ये पता चल गया हमें कि डैम्पिंग कौन सी हो गई मेरी, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। कंट्रोलिंग मेरी कौन सी हो गई, यहां पर दोनों हो गई, स्प्रिंग कंट्रोलिंग एंड ग्रेविटी कंट्रोलिंग। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपको मिल ही जाएगा कि यहां पर आप जो मैग्नेट है वो कौन सी यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जो आपकी कॉइल है वो क्या है, यहां पर फिक्स। और ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है ये आपकी क्या है, मूविंग आयरन। क्या है, ये जो आपका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये आपका क्या है, मूविंग आयरन। क्या है ये, मूविंग आयरन। ये मूविंग आयरन हो गया। और ये जो है कनेक्ट है किससे, ये क्या है, पिवोटेड स्पाइंडल।
पाइवट स्पैंडल है, उससे ये सारी चीजें मेरी क्या है, कनेक्ट है। इधर मेरी क्या हो गई, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लिया कि किस तरह से मेरे जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है उसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो यहां से आपके काफी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसमें कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क यूज होता है, कैसी मैग्नेट यूज होती है, और जो वो मैग्नेट है वो कैसी होती है, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो हम सब देखेंगे। तो मेनली हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया कि हमारे कंस्ट्रक्शन में हमने देख लिया कि कौन सा हमारा पॉइंटर है, कैसा पॉइंटर है हमारा, किस तरह का हमारा स्केल है, और किस तरह की इसमें डैम्पिंग यूज की है, किस तरह का इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क यूज किया है, और किस तरह की इसमें डिस्क यूज की है, और वो डिस्क कौन सी है, वो आयरन की बनी हुई है। अब हम देखते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। वर्किंग प्रिंसिपल, ये क्या है, ये मैंने क्या बनाई है, इट इज नथिंग बट ए फिक्स कॉइल। क्या है, एक फिक्स कॉइल है। ये मेरा एक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो खोखला है, उसके ऊपर मैंने क्या लिया, एक फिक्स कॉइल बनाई है, ठीक है। और उस फिक्स कॉइल को मैंने किसके थ्रू, सप्लाई, यहां पर मेरी क्या है, सप्लाई, मैंने सप्लाई से कनेक्ट किया है। उस सप्लाई के कारण इसमें कॉइल में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी तो ये कैसे बिहेव करेगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। कैसे, देखो यहां पे देखो आप, ये मेरी क्या है, फिक्स कॉइल है। इस फिक्स कॉइल को मैंने क्या किया कि इस तरह से मैंने सप्लाई से कनेक्ट किया। क्या किया मैंने, जो ये मेरी कॉइल है इसको मैंने सप्लाई से कनेक्ट किया। तो जैसे ही मैं सप्लाई से कनेक्ट करूंगा कॉइल को, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। इसी का डायग्राम मैंने यहां पे बनाया है, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। इसमें देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, बाहर की ओर। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण है, ड्यू टू करंट। ये हम देखेंगे कैसे। तो अब जैसे ही मैंने इसमें करंट दिया तो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अंदर की ओर। तो अगर मैं फ्लक्स की डायरेक्शन लेता हूं, तो अगर मैं फ्लक्स की डायरेक्शन ली तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर। और ये क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। जैसे ही मैं इसके पास में, ये क्या है मेरी एक आयरन डिस्क, ये मेरी क्या है, आयरन डिस्क। ये जो आयरन डिस्क है वो एक किससे कनेक्ट है, ये जो मेरी आयरन डिस्क है, ये जो मेरी आयरन डिस्क है वो किससे कनेक्ट है,
पिवोट से किससे कनेक्ट है, पिवोट से, और इस डिस्क के थ्रू मेरा क्या कनेक्ट है, पॉइंटर, और यहीं पर इसकी क्या है, स्प्रिंग, क्या है, स्प्रिंग। तो अब मेरी जो आयरन डिस्क है वो क्या करेगी, जैसे ही मैंने इसको सप्लाई दिया, जैसे ही मैं इसको सप्लाई दूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा मतलब ये एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कैसे बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। आपको पता है कि जो फ्लक्स है वो कहाँ फ्लो होता है, जहां रिलक्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। अब इसके बीच में क्या है, एयर है, तो उस एयर को कम करने के लिए मेरी जो आयरन डिस्क है वो इधर, अब ये मैग्नेट बन गया तो ये मैग्नेट इस आयरन डिस्क को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो है मेरी एयर है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। मेरा जो रिलक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मेरी धीरे धीरे जो आयरन डिस्क है वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, तो उस आयरन डिस्क को कंट्रोल जो करेगा वो कौन करेगी, यहाँ पर स्प्रिंग। इस तरह से मेरे आयरन डिस्क में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन आएगा तो मेरा जो पॉइंटर है उसमें भी क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। मैंने क्या बोला आपसे कि एक मेरी क्या है, फिक्स कॉइल है। जैसे ही मैं फिक्स कॉइल को करंट देता हूं तो वो जो फिक्स कॉइल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, इसमें क्या हो जाएगा, फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। तो ये मैग्नेट आयरन डिस्क को क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी तो इस पॉइंटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो जनरेट हो गया। उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, स्प्रिंग। और जो स्प्रिंग है वो मुझे क्या प्रोवाइड कराएगी, कंट्रोलिंग टॉर्क। अगर हम इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में भी यही है कि अगर हम इस डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम की अगर हम बात करें अगर हम इस डायग्राम की भी बात करें तो ये मेरे पास क्या है, फिक्स कॉइल है। जैसे ही ये फिक्स कॉइल में करंट फ्लो होगा तो ये कैसे बिहेव करेगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने के कारण इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इस मैग्नेटिक फील्ड आने के कारण क्या होगा कि जो मेरी आयरन डिस्क है वो किधर की तरफ मूव करेगी, इधर की लेफ्ट साइड जो है वो मूव करेगी। जैसे ही मेरी आयरन डिस्क लेफ्ट साइड मूव करेगी तो मेरा जो पॉइंटर है उसमें डिफ्लेक्शन आना चालू होगा, नहीं होगा। जैसे ही मेरी आयरन डिस्क लेफ्ट साइड मूव करेगी तो मेरा जो पॉइंटर है वो मूवमेंट होगा, नहीं होगा। अब उस पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहां पर तो हमने क्या यूज कर रखी है, डैम्पिंग, कौन सी, ग्रेविटी कंट्रोलिंग, सॉरी कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क यूज किया हुआ है, ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क। नहीं तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, स्प्रिंग। तो ये जो स्प्रिंग है वो इसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। और साथ में ये क्या हो गई, मेरी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये क्या करेगी, नंबर ऑफ जो ऑस्किलेशन होंगे कि मेरा पॉइंटर क्या करेगा, कभी तो अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके नंबर ऑफ ऑस्किलेशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो वो जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होगी वो रिड्यूस कर देगी आपके नंबर ऑफ ऑस्किलेशन को। इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन का पहला जो टाइप होता है अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, वो कुछ इस तरह से इसका प्रिंसिपल होता है। बात समझ में आई कि किस तरह से मेरा जो अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करता है। इसके अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो क्या होता है, द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यूज द स्टेशनरी कॉइल। कौन सी कॉइल, स्टेशनरी कॉइल। मैंने बोला था स्टेशनरी कॉइल। और जो कॉइल है वो किसकी बनी होगी, कॉपर की या एल्यूमिनियम की, जो कि कैसे वर्क करेगी, एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैंने बताया आपको कि जो कॉइल होगी आपकी स्टेशनरी कॉइल वो किसकी बनी होगी, कॉपर या एल्यूमिनियम की। और वो जो मैग्नेट है वो कौन सा मैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, मतलब जब हम कोई भी करंट फ्लो कराएंगे उस स्टेशनरी कॉइल में से तो वो कैसे बिहेव करेगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। अब क्या कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड
इंड्यूस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिस थ्रू इट। इसका मतलब जितना आप करंट पास करोगे कॉइल में से उतना ज़्यादा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो फाई है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से मेरी जो आयरन डिस्क है वो किस तरह से मेरी क्या करती है, मूवमेंट करती है, मूवमेंट करती है किधर, लेफ्ट साइड। किधर करेगी, लेफ्ट साइड, जिसके कारण इसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, एक्ट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला है हमने इसको, एक्ट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर हम बात करते हैं अब रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट की, किसकी बात करते हैं अब यहाँ पर, रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट की। तो रिपल्सन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप देखोगे कि आपके पास ये क्या है, एक मेटल है, ये क्या है आपके पास, एक कॉइल, और जो किसकी है, कॉपर की। ये हो गई आपके पास कॉइल। ये मेरा क्या हो गया, एक स्पाइंडल। ये मेरा क्या हो गया, स्पाइंडल। ये मेरी क्या हो गई, कंट्रोलिंग स्प्रिंग। और ये मेरा क्या हो गया, पॉइंटर। अब यहां पर आप देखो कि आपके पास दो टाइप की क्या है यहां पर डिस्क हैं। एक तो क्या है, मूवेबल है, ये जो है आपकी, ये तो क्या है, मूवेबल। और ये जो है, ये जो है आपकी, ये तो आपकी क्या है, फिक्स कर दी हमने, ये हमने इससे फिक्स कर दी, ये क्या है यहां पर फिक्स हो चुकी है। और ये एक हमने क्या किया, जो स्पाइंडल है, मतलब किस तरह से किया है इन्होंने कि ये आपका स्पाइंडल हो गया। ये आपकी क्या हो जाएगी, बियरिंग। ये क्या हो जाएगी आपकी, बियरिंग। ये क्या हो जाएगा आपका, स्पाइंडल। इस स्पाइंडल से इन्होंने क्या किया, एक कनेक्ट कर दी सॉफ्ट आयरन डिस्क। क्या कर दी, एक सॉफ्ट आयरन डिस्क। ये क्या कर दी, एक सॉफ्ट आयरन डिस्क। ये तो इसके साथ अटैच कर दी। अब इन्होंने क्या किया, एक कॉइल ली। क्या ली इन्होंने, एक कॉइल। ये मेरा क्या है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिए हमारी एक इस तरह से क्या लिए इन्होंने, एक कॉइल।
इस तरह से कुछ इन्होंने कॉइल ली और ये इस तरह से क्या किया इन्होंने और ये आपका इस तरह से इन्होंने कोई कॉइल ली है और ये जो कॉइल है और यहां पर इन्होंने यहां पर एक और क्या ले ली इन्होंने, सॉफ्ट आयरन डिस्क, और उसको इन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, इसके फिक्स कर दिया। तो ये तो हो गई आपकी फिक्स और ये हो गई आपकी मूवेबल। इस तरह से ये हो गई आपका स्पाइंडल। अब जैसे ही क्या हुआ कि इस तरह से, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, इस तरह से आपकी क्या है, कोई कॉइल कनेक्ट है और उस कॉइल को हमने क्या दिया है, सप्लाई दी है, और यहाँ से इस तरह से। तो भाई ये और ये सप्लाई जा रही है। तो क्या होगा कि जैसे ही इसमें सप्लाई जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन पोल और एस पोल। तो यहाँ पे भी एन आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एस पोल। आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो फ्लक्स है वो कहाँ जा रहा है, आपका अंदर की ओर जा रहा है। तो जो मेरा आयरन होगा उस पर क्या हो जाएंगे, एक पोल इंड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण कि ये मेरे पास, जैसे अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊं कि मेरे पास क्या है, ये कोई भी एक कॉपर कॉइल है। क्या है, मेरे पास एक कॉपर कॉइल है, इस तरह की मेरे पास क्या है, एक कॉपर कॉइल है। इस कॉपर कॉइल को मैंने क्या किया कि एक मैंने ये मान ली, ये जो पेंसिल है इसको मैंने मान लिया फिक्स। क्या मान लिया मैंने इसको, फिक्स। मतलब कि जिस तरह से इन्होंने एक फिक्स इसको माना है आयरन डिस्क को, ऐसे ही मैंने इसको फिक्स कर दिया। मैंने इसको फिक्स कर दिया और मैंने ये जो है पेन, इसको मैंने क्या माना है, स्पाइंडल। इस स्पाइंडल के से मैंने कनेक्ट कर दी एक दूसरी आयरन डिस्क, तो जो कि क्या है, मूवेबल। इस स्पाइंडल जो है, इस स्पाइंडल पे किस तरह से मूव करेगी, इस तरह से, इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से। तो मैंने ये क्या मान लिया, स्पाइंडल। ये मान ली मैंने सॉफ्ट आयरन डिस्क, जो कि क्या है, मूवेबल। और एक आयरन डिस्क ये है जो कि मूवेबल नहीं है, वो क्या है, फिक्स है। अब जैसे ही मैंने ये जो मेरी कॉइल है इस पर मैंने क्या लेने लिए, इस पे जैसे ही मैंने कॉइल को, कॉइल ली, जैसे ही मैंने इस पे कॉपर कॉइल,
इस तरह से मैं क्या ले रहा हूं, इस पे कॉपर कॉइल, इस तरह से मेरी ये कॉपर कॉइल, और मैंने करंट को मान लिया, ये करंट को इस तरह से, तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ही इसमें फ्लक्स जनरेट होगा और मेरी जो स्पाइंडल है वो क्या है, इस तरह से है मेरी स्पाइंडल, इससे अटैच है। तो अब क्या होगा कि ये जो है मेरी मूवेबल डिस्क, क्या है मेरी जो मूवेबल डिस्क है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। लेकिन जो इस डिस्क के पोल होंगे एन और एस, वहीं इस डिस्क के पोल होंगे, क्या क्या करेंगे कि जैसे ही मैंने कोई कॉइल लगाई और उसमें करंट फ्लो कराया तो उसमें फ्लक्स आया, उस फ्लक्स के कारण ये जो मेरी पेंसिल है इस पर आ जाएगा एन और इस पे आ गया एस। तो इस पर एन है तो इस पे भी क्या आ जाएगा अंदर एन और इस पे क्या आ जाएगा एस। अब जैसे ही ये स्पाइंडल के थ्रू मेरी मूव करेगी कॉइल, ये मेरी आयरन डिस्क मूव करेगी तो क्या करेगी, रिपल्सन करेगी या अट्रैक्शन, रिपल्सन होगा दोनों के बीच। तो यही होता है आपका रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा कि जो स्पाइंडल है तो ये आसानी से क्या करेगी, मूव करती रहेगी आपकी जो मूवेबल जो डिस्क है वो, लेकिन ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को, हमेशा क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे, क्योंकि दोनों पे जो आपके पोल आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। यही होता है आपका कौन सा, रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि मैंने डायग्राम में भी बनाया आपको कि ये मेरी एक स्पाइंडल हो गई, उस स्पाइंडल के द्वारा मैंने क्या कनेक्ट की हुई है, एक सॉफ्ट आयरन डिस्क जो कि क्या है, मूवेबल है, और एक मेरी सॉफ्ट आयरन डिस्क है जिसको मैंने क्या किया हुआ है, फिक्स। फिर मैंने क्या लिया है, ये कॉइल, ये क्या है, सारी फील्ड कॉइल है, क्या है, एक सारी फील्ड कॉइल है। जैसे ही मैंने इनको करंट प्रोवाइड कराई तो ये जो मेरी फील्ड कॉइल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो इसमें क्या फ्लक्स, क्या फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उस फील्ड के प्रोड्यूस होने के कारण अब वो डिपेंड करता है कि मेरा जो फील्ड है वो किधर प्रोड्यूस हुआ है। अगर मेरी करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मेरा जो फ्लक्स होगा वो कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। और जैसे ही मेरा अगर फ्लक्स अंदर की ओर जाता है, कहाँ, अंदर की ओर जाता है, तो यहां पर रखी जो मेरी डिस्क होगी उस पर क्या आएगा, एन, और इस पर क्या जाएगा, एस। अगर मेरा करंट बाहर की ओर है तो फ्लक्स कहां जाएगा, बाहर की ओर। तो मेरी रखी जो सॉफ्ट आयरन डिस्क है उस पर जो पोल आएंगे वो क्या आएंगे, एस और एन। तो अगर मैं मानता हूं कि मेरी जो करंट है उसकी डायरेक्शन इस तरह से है तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। जैसे ही फ्लक्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी तो जो सॉफ्ट आयरन डिस्क है वो क्या बन जाएगी, एक मैग्नेट, और उस पर क्या आ जाएंगे, पोल जनरेट हो जाएंगे, एन और एस। जो इस पर पोल जनरेट हुए हैं वही किस पर पोल जनरेट हो जाएंगे, मेरी फिक्स कॉइल पर। तो अब ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपल्सन। और ये जब रिपल्सन करेंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा जो स्पाइंडल है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। और यही आपका क्या है, रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। बात समझ में आई कि रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट और अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से मैंने वर्किंग प्रिंसिपल आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है उसकी इक्वेशन। तो अभी तक हमने देखा वर्किंग प्रिंसिपल, फिर हमने देखी कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि किस तरह की हम डैम्पिंग यूज करते हैं, किस तरह का हम कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन कि इसकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन क्या आती है मूविंग आयरन की। हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स है फाई वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई। तो अगर मैं कांस्टेंट हटाऊं तो एन फाई बराबर क्या हो गया, एल आई, क्या हो गया, एल आई। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें, एन चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एल डी आई वाई डी टी प्लस आई डी एल वाई dt, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और हमें पता है कि जो EMF इंड्यूस होता है, क्या, जो EMF इंड्यूस होगा E, वो क्या होता है, एन डी फाइव आई डी टी, क्या होता है, E इज इक्वल टू एन डी फाइव आई डी टी। तो अगर मैं बात करूं यहां कि हमारे पास ये क्या है, एन डी फाइव आई डी टी, तो E की वैल्यू यहां रख दूं मैं,
तो पुट द वैल्यू ऑफ E, put the value of E in equation 1, put the value of E in equation 1। तो इक्वेशन 1 में अगर मैंने पुट करी तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, L di बाई डी टी प्लस I dl बाई डी टी, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें पता है कि अब अगर हम दोनों तरफ बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई आई, तो क्या हो जाएगा, ई आई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई प्लस आई स्क्वायर डी एल बाई डी टी। अगर मैं डी टी को इधर ले जाता हूँ तो ई आई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल बाई डी टी। और ये जो इक्वेशन है आपकी क्या आती है, ये क्या होता है, ई आई डी टी पी बराबर बी आई इंटू टी, क्या होती है ये, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। तो टोटल एनर्जी सप्लाई, ये कौन सी सप्लाई है कि जो मैंने फिक्स कॉइल के लिए प्रोवाइड कराई थी। जो मैं एनर्जी फिक्स कॉइल के लिए प्रोवाइड कराता हूं वो सप्लाई क्या होती है आपकी, ई आई डी टी, ई आई डी टी, जिसकी वैल्यू क्या है, एल, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास, एल डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल। ये हो गई आपकी टोटल एनर्जी सप्लाई। अब ये जो टोटल एनर्जी सप्लाई दी है तो इसके कारण क्या होता है कि डिफ्लेक्शन आता है हमारा, उसमें क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है पॉइंटर में। तो पॉइंटर क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो मैं लिख सकता हूं मैकेनिकल वर्क डन, जो मैकेनिकल वर्क डन मतलब कि कितना हो जाएगा आपका, मैकेनिकल वर्क डन कितना हो जाएगा, टी डी इंटू डी थीटा होगा, यही होगा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वर्क डन एफ इंटू डी, सॉरी, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। तो यही है मैकेनिकल जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, टी डी इंटू डी थीटा। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो टोटल जो एनर्जी हमने सप्लाई दी, तो कुछ सप्लाई तो किसके लिए काम आ गई कि जो मेरा जो डिफ्लेक्ट हुआ पॉइंटर उसके लिए काम आ गई। तो उसने जो वर्क किया, मैकेनिकल वर्क किया, वो क्या हो गया, टी डी इंटू डी थीटा। अगर हम बात करते हैं और कुछ जो है वो क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी, कुछ एनर्जी क्या होगी, स्टोर। तो एनर्जी जो स्टोर होती है वो कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। कुछ एनर्जी क्या कर ली, स्टोर की, तो वो जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर, क्या हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर। अब क्या होगा कि हो सकता है कि जो एनर्जी स्टोर है उसमें चेंज भी होगा कुछ, तो चेंज इन स्टोर एनर्जी, चेंज इन स्टोर एनर्जी। तो अगर हम बात करते हैं चेंज इन स्टोर एनर्जी की, तो क्या आ जाएगी, हाफ एल प्लस डी एल आई प्लस डी आई का स्क्वायर। या फिर हम बोल सकते हैं कि इंक्रीमेंट, क्या बोल सकते हैं हम, इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट इन स्टोर एनर्जी। तो अब इससे क्या होगा कि हम दोनों में क्या निकालेंगे, चेंजेस, कि कितना चेंजेस हुआ है मेरी एनर्जी में। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। चेंज इन स्टोर्ड जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, हाफ एल प्लस डी एल आई प्लस डी आई का स्क्वायर माइनस हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, यहाँ से हमने देखा कि क्या आया हमारे पास, टोटल जो एनर्जी है वो कितनी आई है, एल डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल। तो यहाँ से हम हायर ऑर्डर की इक्वेशन को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगी एल डी आई प्लस हाफ आई स्क्वायर डी एल, ये आ जाएगा आपका चेंज इन स्टोर एनर्जी। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, तो ये क्या बोलता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो हमने सप्लाई में दी थी, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टोर एनर्जी प्लस मैकेनिकल वर्क डन। चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, चेंज इन स्टोर एनर्जी प्लस मैकेनिकल वर्क डन। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या थी मेरे पास, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या थी मेरे पास, वो थी एल डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल, एल डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल, और चेंज इन स्टोर एनर्जी कितनी है, एल डी आई प्लस हाफ आई स्क्वायर डी एल प्लस ये कितना है, टी डी इंटू डी थीटा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो टी डी आएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। तो ये आती है आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन। तो यहाँ से मेरे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन आ गई मूविंग आयरन के लिए कि टी डी बराबर हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, और ये जो करंट होगी वो जो करंट है वो कौन सी होगी, आरएमएस करंट। तो मेरा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो यूनिडायरेक्शनल होगा। इसका मतलब कि मेरा जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी दोनों पर क्या कर सकता है, वर्क करेगा। क्या करेगा कि मेरा जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी दोनों पर क्या करेगा, वर्क। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा टीडी है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो आप जब आई पॉजिटिव लोगे और एक बार नेगेटिव लोगे तो ओवरऑल जो टी एवरेज निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा आपके पास, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है। ये तो हुई हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात। अब अगर हम बात करें कंट्रोलिंग टॉर्क की, कंट्रोलिंग टॉर्क,
कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी बराबर क्या होगा आपका केसी इंटू थीटा। अब हम बात करते हैं एट स्टडी स्टेट। ये कब है? जब आपका डैम्पिंग टॉर्क क्या जाता है, पिक्चर में जो है डैम्पिंग टॉर्क भी प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि टीसी और टीडी इक्वल कब होते हैं? जब आपका डैम्पिंग टॉर्क प्रेजेंट होता है। तो एट स्टडी स्टेट क्या हो जाएगा आपका टीसी इज इक्वल टू टीडी, और टीसी क्या है आपका केसी इंटू थीटा इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई स्क्वायर के। अगर ये क्या है सब कांस्टेंट है, ये क्या हो कांस्टेंट हो, तो हम बोल सकते हैं कि जो थीटा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? आई स्क्वायर के। और यहाँ से हमें क्या मिलता है रिजल्ट कि ये कौन सा हो गया? स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ हो गया? ये स्क्वायर लॉ। और हमें पता है स्क्वायर लॉ का मतलब है कि जो आपका स्केल होगा वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। जो आपका स्केल होगा वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म जो स्केल होते हैं वो लोअर एंड पर क्या रहते हैं? क्रैम्प। लोअर एंड क्रैम्प। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आई स्क्वायर के। इस तरह से हमारी क्या आती है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन। हमने देखा था कि जब हमने ईडीएम पढ़ा था तो ईडीएम में भी हमारा कुछ ऐसा ही आया था, लेकिन ईडीएम में हमारा ये हाफ नहीं आया था, और वहाँ क्या चेंज हो रहा था? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ क्या चेंज होगा? सेल्फ इंडक्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिस्क है वो अपने पोजीशन से क्या होगी? अपनी जो पोजीशन है वहाँ से हटेगी। क्योंकि क्या होगा कि जो मेरा जो फिक्स कॉइल है, जब मैं उसको करंट प्रोवाइड कराता हूँ तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो जिसके कारण जो मेरी कॉइल है, मेरा जो आयरन डिस्क है, उसको वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो उसके बीच जो भी एयर गैप है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। उस एयर गैप के रिड्यूस होने के कारण मेरी रिलक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एल की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? चेंज। क्योंकि हमें पता है फाई बराबर क्या होता है? एन आई अपॉन रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस बराबर क्या होता है? एल अपॉन म्यू ए। तो एल में भी क्या होगा? चेंजेस होगा। पोजीशन क्या? थीटा, ये वही दिखाता है आपकी पोजीशन को। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन आ जाती है, और फिर आप देख लेते हो कि आपका जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई स्क्वायर के। इस तरह हमने वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लिया। फिर हमने देख ली कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो इक्वेशन है टीडी वो क्या निकल के आती है आपके पास? हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, वेयर आई ये क्या है आपकी? आरएमएस। और ये जो टीडी है वो आपका क्या है? यूनी डायरेक्शनल टॉर्क। यूनी डायरेक्शनल टॉर्क। ये जो टॉर्क है वो कौन सा टॉर्क है आपका? यूनी डायरेक्शनल टॉर्क। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा कि जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है उसकी हमने पहले क्या देखी? वर्किंग प्रिंसिपल देखा, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा, उसके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में देखा, उसके कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में देखा। देन हमने देखा कि जो हमारा एमआई इंस्ट्रूमेंट है उसका स्केल कैसा होता है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। अब हम कुछ एडवांटेज के बारे में देखते हैं। हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा एमआई इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी दोनों पर क्या करता है? दोनों पर क्या करता है? वर्क करता है। हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी दोनों पर क्या करेगा? वर्क। और उसकी जो कॉस्ट है वो लो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज़ की है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। जबकि पीएमएमसी की अगर हम बात करें तो पीएमएमसी में हम क्या यूज़ कर रहे थे? परमानेंट मैग्नेट, जिसके कारण उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई? हाई। क्या हो गई? हाई। और ये क्या है? रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब कि ये क्या हो गई आपकी? एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत। क्या हो गई इसकी? मजबूत एक क्या हो गई इसकी? कंस्ट्रक्शन
हो गई। ठीक है, तो पीएमएमसी में हमने देखा कि कॉस्ट क्या होती है, हाई। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है लोअर कॉस्ट। अब अगर पीएमएमसी की बात करें तो पीएमएमसी किस पे वर्क कर रहा था, ओनली डीसी पर। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एमआई है वो एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है। क्यों? आपको पता है कि यहाँ पर जो टीडी आया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई स्क्वायर के, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एसी और डीसी पर। जबकि पीएमएमसी के लिए जो टीडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, आई था, इसलिए हमने बोला कि जो हमारा पीएमएमसी है वो ओनली डीसी पर काम करेगा। मतलब हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, हमें बोलता है कि आई टी बराबर है आपके पास 1 + 2 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या है हमारे पास, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हमसे वो पूछता है कि एक तो पीएमएमसी और एक मेरे पास है एमआई, तो दोनों की मुझे क्या बतानी है, रीडिंग। तो मैं किस तरह से बताऊंगा कि अगर पीएमएमसी की बात है तो ये पीएमएमसी कौन सी वैल्यू रीड करेगा, एवरेज वैल्यू। और जो मेरा एमआई है वो कौन सी रीड करेगा वैल्यू, आरएमएस। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ये जो वाला पार्ट है वो क्या है, ये जो वाला पार्ट है 1, ये जो 1 है ये आपका क्या है, डीसी वैल्यू। और ये क्या है आपकी एसी वैल्यू। तो अगर हम पीएमएमसी की बात करें तो इसके लिए जो एवरेज वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 1। अगर हम बात करें किसकी, एमआई की, किसकी बात करें, एमआई की, तो एमआई के लिए हमें आरएमएस निकालना पड़ेगा। तो आईटी बराबर हमें क्या देख रहा है, 1 + 2 साइन ओमेगा टी प्लस 4। अब हमें पता है साइन स्क्वायर जो ओमेगा टी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 कॉस स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कि cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर कॉस, अगर मैं यहां से 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 - कॉस 2 ओमेगा टी। तो यहां से आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - कॉस 2 ओमेगा टी, 1 - कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इस तरह से आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, पहले मुझे ये ओपन करना पड़ेगा। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, 1 - कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे दे रखा है आई टी बराबर 1 + 2 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो एक तरफ मैंने पीएमएमसी यूज किया है, एक तरफ मैंने एमआई यूज किया है। तो मुझे पता है कि जो पीएमएमसी है वो एवरेज वैल्यू फाइंड करेगी और जो एमआई है वो क्या करेगी, आरएमएस। तो पहले मुझे ये देखना होगा कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसको मैं तोड़ सकता हूं। उसको मैंने ओपन किया तो मेरे पास फॉर्मूला बन के आया 1 - कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो यहां से अगर मैं आई टी फाइंड करना चाहूं, क्या, अगर मैं यहां से आई टी फाइंड करूंगा तो 1 + 2 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 4/2, 2 माइनस 4/2 क्या हो जाएगा, 2 कॉस 2 ओमेगा टी। आएगा नहीं आएगा? तो यहां से आपके पास क्या मिल जाएगा, आई टी इज इक्वल टू 1 + 2 क्या हो गया, 3 + 2 साइन ओमेगा टी माइनस 2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो यहां से आप फाइंड कर सकते हो कि फॉर पीएमएमसी मेरा जो आई टी होगा वो क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 4 एमआई मैं क्या निकालूंगा, आरएमएस, और
IRMS कैसे निकालूंगा मैं, √ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 प्लस क्या आ जाएगा 2 4 और ये आ जाएगा √13। तो इस तरह से मैं ये फाइंड कर सकता हूँ। तो PMMC की बात करें तो PMMC के लिए क्या आ जाएगा IT3 आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर फॉर्मूला क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर अगर ओमेगा टी है तो उसको आप किस तरह से डिफाइन करोगे, इस तरह से। तो इस तरह से मेरे ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मेरे पास कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें ये पूछ लेगा कि आपसे कि एवरेज वैल्यू फाइंड करो और RMS वैल्यू फाइंड करो। तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो PMMC है वो एवरेज वैल्यू फाइंड करता है और जो हमारा MI है वो कौन सी वैल्यू फाइंड करता है, RMS। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। अभी हमने देखे एडवांटेज। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले हमें हमारा जो डिसएडवांटेज मिला था वो क्या मिला था, नॉन यूनिफॉर्म स्केल। हमने देखा था कि हमारा जो स्केल है वो क्या था, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि हमारा जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, I²। दूसरी बात अगर हम बात करें तो टॉर्क टू जो वेट रेशो है वो क्या होता है इसका, लो। क्या होता है इसका, टॉर्क टू वेट रेशो लो होता है। और वहां हमने देखा था जो PMMC है, PMC में जो टॉर्क टू जो वेट रेशो है वो क्या होता है वहां पर, हाई। क्या होता है वहां पर, टॉर्क टू वेट रेशो हाई होता है। लेकिन यहाँ पर टॉर्क टू जो वेट रेशो है वो क्या है, लो। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी क्या होती है, लो। और कितनी होती है, 30 से 40 ओम पर वोल्ट। इसका ऑपरेटिंग फील्ड क्यों होगा, वीक, वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण। और वो कितना होता है, 0.006 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 0.0075 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब इसका ऑपरेटिंग फील्ड अगर लो है तो इसका एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड एरर क्या होती है, जो बाहर से एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारी एरर क्या होती है, ये एक तरह की क्या है आपके पास, एरर। MI में जो एरर है वो पहली एरर कौन सी है, एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड एरर। तो इस एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड एरर को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या यूज की, स्टील की शील्डिंग की, या इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग। अब दूसरी एरर होती है इसमें क्या, फ्रीक्वेंसी एरर। क्या होती है इसमें दूसरी एरर, फ्रीक्वेंसी एरर। क्यों? क्योंकि ये किस पे काम करता है, AC पर काम करता है। जबकि हमारा जो PMMC है वो किस पे काम करता था, ओनली DC पर, इसलिए उसमें कोई फ्रीक्वेंसी एरर होगी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा जो MI इंस्ट्रूमेंट है वो किस पे काम करता है, AC पर। और आपने देखा भी कि हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो क्या आता है, हमारा I² हाफ आता है। तो I को अगर मैं लिखूंगा क्या, V/Z, और V/Z को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ Z को R² प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी एरर। ठीक है, तो मेरी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो फ्रीक्वेंसी पे भी है डिपेंड। ठीक है, तो हम ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर इस MI इंस्ट्रूमेंट को वर्क नहीं करा सकते। इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 0 to 125 हर्ट्ज, यही इसकी पावर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। MI को अगर इससे ऊपर आपने वर्क कराया तो फ्रीक्वेंसी के कारण, एरर के कारण क्या हो जाएगा, इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड, इन्वर्सली किस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पर भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो एरर है एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड एरर हो गई, और कौन सी हो गई इसमें, फ्रीक्वेंसी एरर। At 50 Hz frequency error is lesser and negligible, so that accuracy of this instrument is good for 50 Hz। 50 Hz के लिए इसकी एक्यूरेसी को क्या माना जाता है, गुड। लेकिन अगर इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडस्ट्री में हम ले सकते हैं 125 Hz तक। 125 Hz तक हम इसका यूज कर सकते हैं, पावर फ्रिक्वेंसी रेंज तक हम इसका यूज कर सकते हैं MI इंस्ट्रूमेंट का। अब बात करते हैं कि एक्सटेंशन रेंज ऑफ एमीटर, MI एमीटर। हमें पता है कि MI जो एमीटर है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमने जो कॉइल यूज की थी, वो जो कॉइल है वो क्या थी, फिक्स कॉइल। हम अगर बात करें एक सिंक्रोनस मशीन की, तो सिंक्रोनस मशीन में भी हम देखते हैं कि हमारी जो कॉइल है वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, करंट को कलेक्ट कर सकती है।
तो अगर मैं बात करूं एम आई एमीटर की, तो ये 50 एम्पियर तक की रेंज को, या फिर मैं बोल सकता हूं 800, बट मेनली जो है इसका 50 एम्पियर, मतलब कि ये 50 एम्पियर तक की रेंज को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो वैसे हमें इसकी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होती है। क्या मतलब हम एक्सटेंशन रेंज जो करते हैं, जैसे हमने पीएमएमसी का एक्सटेंशन किया था, क्योंकि वहाँ जो करंट वो मेज़र करता है वो कितनी करता है, 100 माइक्रो एम्पियर। लेकिन यहाँ पर जो ये करंट है इसकी जो रेंज होती है पहले से ही 50 एम्पियर तक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो कॉइल यूज़ की थी वो क्या करी थी, यूज़ फिक्स कॉइल, जिसके कारण जो एम आई एमीटर है उसकी पहले से ही कितनी रेंज होती है, 50 एम्पियर। लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती इसको एक्सटेंशन करने की। फिर भी हम देख लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि अगर मुझे एम आई एमीटर को फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट बनाना होता है तो मुझे क्या करना होगा। तो हम देखते हैं एक्सटेंशन रेंज ऑफ एम आई एमीटर। वैसे हम कभी भी एक्सटेंशन रेंज ऑफ एम आई एमीटर नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जो एमीटर है उसकी पहले से ही 50 एम्पियर की रेंज होती है, क्योंकि उसमें कौन सी कॉइल यूज़ की जाती है, फिक्स कॉइल। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन रेंज ऑफ एम आई एमीटर। तो यहां से हम देखें कि वी एस एच बराबर क्या हो जाएगा, वी एम। क्या हो जाएगा, वी एस एच बराबर वी एम। और वी एस एच बराबर क्या है आपके पास, आई एस एच इंटू आर एस एच प्लस क्या हो जाएगा, जे ओमेगा एल एस एच इज इक्वल टू बी एम बराबर आई एम आर एम प्लस जे ओमेगा एल एम। तो यहां से अगर हम देखें आई एस एच अपॉन आई एम, तो यहाँ से आई एस एच अपॉन आई एम क्या आ जाएगा मेरे पास, आर एम प्लस जे ओमेगा एल एम डिवाइडेड बाई आर एस एच प्लस जे ओमेगा एल एस एच, ये आएगा। तो यहाँ से हमको क्या क्लियर दिख रहा है कि हमारी जो करंट है, जो हमारी रीडिंग है, वो डिपेंडेंट है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। हमने पढ़ा था कि जो हमारा एम आई इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी एरर आती है, तो वही फ्रीक्वेंसी एरर यहाँ पर आ रही है कि जो मेरी रीडिंग है एम आई की वो किस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पर। तो हम ऐसा क्या अरेंजमेंट करें कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी एरर है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो हमने अगर इसकी मोड मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ आर एम का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ
आर एस एच का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एस एच का स्क्वायर। तो ऐसा क्या अरेंजमेंट करूं कि मेरी जो रीडिंग है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करे। तो उसके लिए मैं क्या कॉमन लूं, ओमेगा L1 और ओमेगा LSH, या फिर मैं बोल सकता हूं, ठीक है, मैंने अगर ओमेगा L1 या फिर मैं ले सकता हूं RM और RSH कॉमन। मैं क्या लूंगा, सॉरी, मैं RM और RSH कॉमन लूंगा। ऊपर से मैंने क्या कॉमन लिया, RM स्क्वायर। मैंने क्या कॉमन लिया, RM स्क्वायर, तो बाहर आएगा अंडर रूट से, तो क्या हो जाएगा, RM 1 प्लस ओमेगा LM अपॉन RSH का स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, RSH अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा LSH अपॉन RSH का स्क्वायर। होगा नहीं होगा? तो अगर मैं ये बोल दूं कि LM, सॉरी, ये क्या, ये आएगा आपका RM, क्या आएगा, RM। तो LM अपॉन RM, LM अपॉन RM इज इक्वल टू LSH अपॉन RSH। इसका मतलब क्या है कि ये हो गया मेरा मीटर टाइम कांस्टेंट। ये मेरा क्या हो गया, मीटर टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये मेरा क्या हो गया, शंट टाइम कांस्टेंट। मीटर टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू शंट टाइम कांस्टेंट। ये मेरा हो गया। तो अगर मेरे ये इक्वल हो जाते हैं तो ये वाला और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि मैं LM अपॉन RM या LSH अपॉन RSH की जगह क्या रख सकता हूँ, LM अपॉन RM। मैंने क्या रखा कि मैं क्या पुट कर सकता हूँ, LSH अपॉन RSH की जगह मैंने LM अपॉन RM को क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, अब ISH अपॉन IM इज इक्वल टू RSH अपॉन RM। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, इस तरह से आपको डायग्राम दे देगा और वो आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप करेगा। एसएससी या अदर स्टेट जितनी भी एग्जाम होती हैं जेई की, वहां पर आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि फॉर फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, फॉर मेक द क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, फॉर मेक द सर्किट फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, फॉर मेक द सर्किट फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। आपसे पूछ लेगा कि जो मेरा ये सर्किट है और इसको मुझे क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। तो मुझे डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइम कांस्टेंट है, मीटर का टाइम कांस्टेंट और शंट रेजिस्टेंस का जो टाइम कांस्टेंट है, वो मुझे क्या करना होगा, इक्वल। तो मुझे अगर मेरा एमीटर की अगर मैं बात करूं, किसकी, एमीटर की, तो अगर मैं एमीटर की बात करता हूं तो एमीटर को अगर मुझे फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा मीटर टाइम कांस्टेंट है और जो मेरा शंट रेजिस्टेंस का जो टाइम कांस्टेंट है उसको अगर मैं इक्वल कर देता हूं तो मेरा जो सर्किट है
वो फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट बन जाएगा। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब बात करते हैं हम एमआई वोल्ट मीटर की, एक्सटेंशन रेंज ऑफ एमआई वोल्ट मीटर। यहाँ पर भी हमें एक रिजल्ट देखने को मिलेगा कि अगर मुझे वोल्ट मीटर है, अगर इसको भी मुझे फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट करना है तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि BM और BSc की, किसकी बात करता हूँ यहाँ से मैं, BM अपॉन BSc बराबर, BM बराबर क्या हो जाएगा, IM, यहाँ मैं टोटल B भी ले सकता हूँ, या टोटल में क्या ले लेता हूँ, B भी, V अगर मैं लेता हूँ टोटल V फॉर बैंड, तो V IM और ये I सब सेम होगा, I इंटू RM प्लस RSC प्लस J ओमेगा LM डिवाइडेड बाई I, और VSC क्या हो जाएगा आपका RSC, या फिर मैं इसको क्या ले सकता हूँ, BM, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, BM, B अपॉन BM, जो रीडिंग होगी आपकी वो क्या होगी, V अपॉन BM I प्लस RM प्लस J ओमेगा LM, I से I। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो आपका क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्वेंसी के, है नहीं है। तो हमें यहाँ पर भी क्या मिल गई, फ्रिक्वेंसी एरर, क्योंकि जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या होती है, फ्रिक्वेंसी एरर। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर लेते हैं, उसको किस में लगाते हैं, इस सीरीज रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, टोटल जो जेड है क्या निकल के आएगा, RM प्लस J ओमेगा LM प्लस RSC पैरेलल टू 1 अपॉन J ओमेगा C। अब हमें इस कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो RM प्लस J ओमेगा LM, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका RSC अपॉन 1 प्लस J ओमेगा C RSC, आएगा नहीं आएगा, आ गया। अब हम इसको क्या करें, 1 माइनस J ओमेगा RSC अपॉन 1 माइनस J ओमेगा RSC, ये कर दिया। तो यहाँ से मुझे जो Z मिलेगा वो क्या मिलेगा, RM प्लस J ओमेगा LM प्लस RSC माइनस J ओमेगा RSC का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर RSC स्क्वायर। और हमें पता है कि जो हमारा ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर और RSC स्क्वायर वो मच लेस देन होगा क्या, 1 के। तो यहाँ से जो Z आएगा मेरा वो क्या आएगा, RM प्लस RSC प्लस J ओमेगा LM माइनस J ओमेगा RSC का स्क्वायर। अब मुझे अगर फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट बनाना है सर्किट को, तो इमेजिनरी पार्ट को क्या करना पड़ेगा मुझे,
0। इस जो इमेजनरी पार्ट है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 0। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ओमेगा एल एम इज इक्वल टू ओमेगा आर एस सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया, कैंसिल आउट, सी नहीं लिखा सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सी और आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा सी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सी। तो यहाँ से आपका सी बराबर क्या हो गया, एल एम अपॉन आर एस सी का स्क्वायर। तो ये आपकी सी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो जेड है वो डायरेक्ट क्या आ गया, आर एम प्लस आर एस सी। तो इस तरह से हम एम आई को फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। लेकिन जो एम आई है वो कौन सा एम आई होगा आपका, एम आई वोल्ट मीटर। जो एम आई वोल्ट मीटर है उसको अगर आपको फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो आर एस सी है उसके पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में आपकी जो करंट है वो क्या होती है, एट रेजोनेंस कंडीशन पर क्या होती है, मिनिमम। जबकि अगर हम सीरीज की बात करें, हमने कैपेसिटर सीरीज में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता है कि अगर रेजोनेंस कंडीशन आ गई तो हमारा करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और करंट अगर मैक्सिमम हो गया तो हमारी जो सर्किट है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। इसलिए हम आर एस सी के पैरेलल में क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। तो इस तरह से हमने एमआई की स्टडी की, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, कंस्ट्रक्शन पढ़ी, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा, उसकी टॉर्क की इक्वेशन देखी, देन हमने देखा एक्सटेंशन रेंज ऑफ एमीटर, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक्सटेंशन रेंज प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं एमआई एमीटर का, क्योंकि एमआई जो है वो खुद 50 एम्पियर तक की रेंज जो है उसको मेज़र कर सकता है, इसलिए क्योंकि उसमें क्या होती हैं, फिक्स कॉइल होती हैं। फिर हमने देखा एक्सटेंशन रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। इसके बाद हमने एप्लीकेशन देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री वेयर एसी सप्लाई एट पावर फ्रिक्वेंसी रेंज। इसका यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पर यहाँ पर पावर फ्रिक्वेंसी रेंज जो है यहाँ पर यूज की जाती है। इसमें एक एरर और होती है, वो एरर क्या कहलाती है आपकी, हिस्टेरेसिस एरर। जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या होती है, हिस्टेरेसिस एरर। अगर मैं बात करता हूँ पीएमएमसी की, पीएमएमसी में हिस्टेरेसिस जो एरर है वो क्या होती है, हिस्टेरेसिस एरर। जो हिस्टेरेसिस एरर है वो किस किस के बीच में बनती है, आपका इसका इस ग्राफ होता है, और वो जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में बनता है, आपका वी और एच कर्व। जो हिस्टेरेसिस एरर है वो क्या होती है, वी एच कर्व। तो अगर मैं एमआई की बात करूँ तो एमआई के लिए जो हिस्टेरेसिस कर्व है, एमआई के लिए जो हिस्टेरेसिस कर्व है वो इस तरह से बनता है, जिसमें ये क्या होता है, रेजिडुअल फ्लक्स, रेजिडुअल फ्लक्स होगा। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि मेरी इस कंडीशन पर करंट जीरो है, लेकिन मेरी इस कंडीशन पर ये जो है मेरा फ्लक्स अभी भी है, इसके कारण मेरी क्या आती है, हिस्टेरेसिस। मतलब कि मेरा यहाँ पर करंट भी जीरो, एच भी जीरो, लेकिन फ्लक्स मेरा भी है, और वो फ्लक्स क्या कहलाता है, रेजिडुअल फ्लक्स। तो ये जो होता है ये आयरन के लिए, सॉफ्ट जो आयरन है, जो आप आयरन डिस्क यूज़ कर रहे हो एमआई में, तो आयरन डिस्क के लिए जो हिस्टेरेसिस कर्व है, या मैं बोल सकता हूँ दूसरा वी एच कर्व, तो इसका जो एरिया होगा, जो एरिया होता है वी एच कर्व का जो एरिया है, एरिया वो हमें बताता है, एरिया वो हमें शो करता है कि हमारी जो हिस्टेरेसिस एरर है वो कितनी होगी। हिस्टेरेसिस एरर, तो हिस्टेरेसिस एरर के बारे में कौन बताता है मुझे,
एरिया बताता है। जितना ज़्यादा आपका इसका एरिया होगा उतनी ज़्यादा आपकी हिस्टैरिसीस एरर होती है। तो अगर हम एमआई की बात करें तो एमआई के केस में आपका जो हिस्टैरिसीस एरर है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम आयरन जो डिस्क है उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, निकिल आयरन अलॉय क्या यूज़ करते हैं, NiFe अलॉय, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, निकिल आयरन अलॉय। तो इससे क्या होगा कि इसका जो कर्व होगा, हिस्टैरिसीस जो कर्व बनाया था मैंने, वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये हो गया आपका VH। तो जो हिस्टैरिसीस एरर है वो भी इसमें क्या होती है, एमआई इंस्ट्रूमेंट में मोर होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर जो आपकी हिस्टैरिसीस एरर है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब एब्सेंट रहती है आपकी पीएमएमसी में। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एप्लीकेशन कि इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री वेयर एसी सप्लाई एट पावर फ्रिक्वेंसी रेंज। अब हम देखते हैं कि क्विज, अब हम देखते हैं क्विज कि किस किस तरह से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी हमने पढ़ा है अभी तक एमआई इंस्ट्रूमेंट में, उसमें हमारे किस किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप हो सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएट विथ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। हमें ये देखना है कि कौन सा हमारा ऐसा ऑप्शन है जो मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए सही है। तो जिसमें पहला है, दीज कैन बी यूज इन डीसी एज वेल एज एसी। बिल्कुल सही है कि इसका जो यूज़ है हम डीसी में भी कर सकते हैं और एसी में भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, द स्केल इज नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल ठीक है, जो स्केल है वो इसका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। मूविंग आयरन प्लेस इन फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। क्या परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, नहीं। कौन सी मैग्नेट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसके ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है वो क्या आता है, हाफ आई स्क्वायर DL/d थीटा। ये हमारा क्या आता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन आती है, TD बराबर हाफ आई स्क्वायर DL/d थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। कि द इंडक्टेंस ऑफ ए सर्टेन मूविंग आयरन एमीटर इज एक्सप्रेस एज L इज इक्वल टू 10 + 3 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 4 माइक्रो हेनरी, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन इन रेडियन फ्रॉम जीरो पोजिशन, द कंट्रोलिंग स्प्रिंग टॉर्क इज। ये हमें दे रखा है सब कुछ। तो अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन देखें तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, आई स्क्वायर DL/d थीटा। तो वेयर DL/d थीटा अगर हम फाइंड करें तो हमारा क्या आएगा, DL/d थीटा 0 + 3 माइनस क्या आ जाएगा, 2 θ/4। तो 2 θ/4 क्या हो जाएगा, θ/2 इंटू 10⁻⁻6। और हमें TC बराबर हमें क्या है, TD, और TC बराबर KC इंटू थीटा इज इक्वल टू, TD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, हाफ, और हमें करंट कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। तो 25 एंड 3 माइनस θ/2 इंटू 10⁻⁻6। KC की वैल्यू हमें दे रखी है 25 इंटू 10⁻⁻6, 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू थीटा, ये हो जाएगा 25/2, और ये हो जाएगा 3 माइनस θ/2 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू 25, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 75/2। क्या लिख सकता हूँ मैं, 75/2 माइनस 25 θ/4। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 25 θ/4 इज इक्वल टू 75/2 माइनस 25। तो यहाँ से जब आप थीटा की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या आ जाएगा, 25 θ
बाई 4 इज इक्वल टू 75 माइनस 50 बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये क्या कर देगा आपका 5 3 जा और 5 2 जा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने क्या बोला कि 25 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 75 माइनस कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 25 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 5, और 5 से 5 गया तो थीटा क्या आ जाएगा आपका 2, और ये किस में आ जाएगा आपका रेडियन में। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है। A control spring moving iron voltmeter draw a current of 1 milliampere for full scale value of 100 volt. It draw a current of 0.5 milliampere. तो हमें क्या निकालनी है, मीटर की रीडिंग। तो अगर हमें मीटर की रीडिंग निकालनी है तो हमें पता है थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई स्क्वायर के। तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 बराबर I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर। तो जब आप I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा, थीटा 1 आपको दे रखा है कितना हाँ 100 वोल्ट दे रखा है, और वो करंट कितनी है 1 मिली एम्पियर। तो 100 वोल्ट आपको दे रखा है और थीटा 2 आपको निकालना है, और आपको जो करंट है वो 1 मिली एम्पियर दे रखी है और 0.5 पर आपको फाइंड करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू, ये अगर 5 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 और 2 और 4 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 25। तो थीटा जो है वो क्या जाएगा 25 वोल्ट। इन एमआई मीटर द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाई, इन एमआई जो एमीटर है उसमें कंट्रोलिंग जो टॉर्क है, मैंने देखा कि ग्रेविटी कंट्रोल भी है और स्प्रिंग कंट्रोल भी है, तो दोनों हो सकते हैं, बोथ ए एंड बी। अब बात करते हैं जो स्केल होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है क्या, नहीं, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर इसमें ऑप्शन में नॉन यूनिफॉर्म नहीं दे रखा है और आगे ऊपर क्रैंप दिया हुआ है तो आप किस पे आंसर लगाओगे, फिर क्रैंप पर। अगर आपको एक साथ दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो नॉन यूनिफॉर्म या क्रैंप। इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द आयरन मूव्स इन डायरेक्शन टू कॉज, मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपकी जो आयरन डिस्क थी वो क्यों आपकी मूव करती है, अट्रैक्ट करती है, उसका क्या रीजन है कि जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, या फिर मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, या फिर डिक्रीज इन द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, या कॉइल इंडक्टेंस टू बी कांस्टेंट। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। क्या है कि मिनिमम रिलक्टेंस पाथ हो जाएगा कि हमारी जो एयर है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जैसे जैसे मेरी जो आयरन डिस्क है वो मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड की ओर, तो मेरा जो एयर है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, मतलब जो रिलक्टेंस है वो क्या होता जाएगा, कम। तो हम बोल सकते हैं मिनिमम रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने के लिए मेरी जो आयरन है वो किस में मूव करती है, डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, जिससे उसको क्या मिल जाए, मिनिमम रिलक्टेंस। हिस्टेरेसिस एरर इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में बी रिड्यूस बाई, हिस्टेरेसिस जो एरर होते हैं आयरन इंस्ट्रूमेंट में वो किसके द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं, हम परमे अलॉय के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, हिस्टेरेसिस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने एमआई इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, उसकी वर्किंग एंड प्रिंसिपल देखी, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम कल पढ़ेंगे पावर मेजरमेंट बाई वॉट मीटर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।